अद्विक शेरा और शक्ति के साथ घर पहुंचा तब तक रात के 9 बज चुके थे। अद्विक वहीं लिविंग रूम में सोफे पर बैठ गया। शेरा और शक्ति अपने अपने रूम में चले गए। एक सर्वेंट जल्दी से उसके लिए लाल पानी ले आया। अद्विक ने पानी पिया और उस सर्वेंट की तरफ देखकर देखा और ईशा के बारे में पूछा तो सर्वेंट बोला, सर मैम सुबह से ही अपने रूम में ही है। अद्विक बोला, उसने खाना खाया? सर्वेंट बोला, बस थोड़ा सा खाया था सर, बाकी पूरा ऐसे ही वापस भेज दिया। अद्विक ने हाँ में गर्दन हिलाई तो सर्वेंट वहां से चला गया। अद्विक भी उठा और ऊपर अपने रूम की तरफ बढ़ गया। उसने धीरे से दरवाजा खोला और अंदर आ गया। रूम में बहुत हल्की रोशनी थी। अद्विक की नज़र बेड पर गई तो ईशा बेड से टेक लगाकर बैठी एकटक सामने देख रही थी। अद्विक ने रूम की लाइट ऑन की तो ईशा जो अपनी सोच में गुम थी उसका ध्यान टूटा। उसने सामने देखा तो अद्विक को देख उसके अपनी नज़रें झुका ली। अद्विक उसके पास गया और उसके सिर को सहला कर बोला, आप सोई नहीं अभी तक? ईशा ने उसकी तरफ देखा और धीरे से बोली, नींद नहीं आ रही थी। अद्विक जो उसकी तरफ ही देख रहा था उसका मासूम चेहरा देख मुस्कुरा दिया और बोला, आप रुको मैं फ्रेश होकर आता हूँ फिर आपको सुला दूंगा। ईशा ने कुछ नहीं कहा तो अद्विक जल्दी से कबर्ड के पास गया और कपड़े लेकर बाथरूम में चला गया। कुछ ही टाइम में वो चेंज कर वापस आया और ईशा के पास बेड पर बैठ गया। उसने ईशा को अपना सिर उसकी गोद में रखने के लिए कहा तो ईशा कुछ टाइम उसे देखती रही पर फिर बोली, आपने खाना खा लिया? ईशा की बात सुनकर अद्विक को अच्छा लगा कि वो उसकी केयर कर रही है। अद्विक धीरे से मुस्कुराया और बोला, अद्विक, मुझे अभी भूख नहीं है, जब भूख होगी तो खा लूँगा। अभी आप यहाँ आइए मैं आपको सुला देता हूँ। ये बोल अद्विक ने फिर उसे अपनी गोद में सिर रखने का इशारा किया तो ईशा ने सिर झुकाया और बोली, नहीं पहले आप खाना खा लीजिए, वैसे भी अभी मेरा सोने का मन नहीं है, शाम को सो लिया था। अद्विक जो ईशा को ही देख रहा था वो मुस्कुरा दिया और बोला, ठीक है आप थोड़ा वेट कीजिए मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ईशा ने हाँ में गर्दन हिलाई तो अद्विक रूम से निकलकर नीचे चला गया। यहाँ शेरा और शक्ति डाइनिंग टेबल पर बैठे थे और सर्वेंट डिनर सर्व कर रहा था। अद्विक भी जाकर अपनी चेयर पर बैठ गया तो सर्वेंट ने उसे भी डिनर सर्व किया। शेरा ने उसकी तरफ देखा और बोला, भाव कैसी है वो? अद्विक ने उसकी तरफ देखा और फिर खाना खाते हुए बोला, ठीक होने की कोशिश कर रही है पर टाइम लगेगा। शेरा ने आगे कुछ नहीं पूछा और अपना डिनर करने लगा। तभी शक्ति बोला, अद्विक डॉक्टर का फोन आया था, कल उसने हॉस्पिटल बुलाया है, शायद उनकी रिपोर्ट आ गई है तो उसके बारे में बात करनी है। शक्ति की बात सुनकर अद्विक के हाथ खाते हुए रुक गए। उसने एक नज़र शक्ति को देखा और फिर हाँ में गर्दन हिलाकर अपना खाना खाने लगा। उसने जल्दी से अपना खाना फिनिश किया और उठकर ऊपर अपने रूम की तरफ बढ़ गया। उसने देखा कि ईशा चुपचाप बेड पर बैठ खिड़की से बाहर देख रही थी। अद्विक उसके पास गया और बेड पर बैठ गया और देख बोला, चलिए आइए अब सो जाए, फिलहाल आपको रेस्ट की जरूरत है। ईशा ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी गोद में सिर रख लिया। अद्विक धीरे धीरे उसके बालों को सहलाने लगा। ईशा की आंखें खुली हुई थी। अद्विक की नज़र उसके चेहरे पर ही थी और उसकी उंगलियां उसके बालों में चल रही थी। धीरे धीरे अद्विक की उंगलियों के जादू से ईशा की आंखें बंद होने लगी। कुछ टाइम बाद वो नींद के आगोश में चली गई, पर अद्विक की नज़रें अभी भी उसके चेहरे पर बनी हुई थी। तभी अचानक ही ईशा का चेहरा पसीने से भीग गया और शरीर कांपने लगा।
वो नींद में ही कुछ बड़बड़ाने लगी पर साफ सुनाई नहीं दे रहा था। अद्विक जो उसके चेहरे को ही देख रहा था वो उसे ऐसे देख घबरा गया। उसने ईशा के गाल को थपथपाया और उसे जगाने लगा, पर ईशा को उसकी आवाज सुनाई देती तो वो उठती। अद्विक ने उसे खींचकर अपने सीने से लगा लिया और उसके बालों को सहलाते हुए उसके कान पास बोला, रिलैक्स ईशु, कुछ नहीं हुआ, मैं हूं ना यहाँ, आपके पास शांत हो जाए। ना जाने क्या था अद्विक की आवाज में कि धीरे धीरे ईशा शांत होने लगी और गहरी नींद में सो गई। अद्विक ने उसे खुद से अलग नहीं किया, बल्कि उसे और मजबूरी से अपने सीने में छुपा लिया, जैसे उसके छोड़ते ही वो उससे दूर चली जाएगी। अद्विक ऐसे ही उसे बाहों में लिए बैठा उसके बालों को सहलाते रहा। अद्विक किसी गहरी सोच में था। पता नहीं कब सोचते सोचते उसकी भी आंख लग गई और वो वहीं बेड से टेक लगाए ही सो गया। ईशा अभी भी उसकी बाहों में थी। वहीं एक बंद कमरे में एक आदमी और औरत की करहाने की आवाजें आ रही थी। दोनों की हालत बहुत खराब थी। फटे हुए कपड़े, शरीर और चेहरे पर चोटों के निशान, पीला पड़ा चेहरा। उनकी हालत देखकर लग रहा था कि शायद उन्हें खाने को भी कुछ नहीं मिला है। यह कोई और नहीं ईशा के मामा मामी थे, जिन्हें अद्विक के कहने पर भूखे प्यासे रखकर टॉर्चर किया जा रहा था। अद्विक की सख्त हिदायत दी कि इन पर जरा भी रहम ना किया जाए और जिसने उन पर रहम किया उस पर अद्विक रहम नहीं करेगा। इसलिए उसके ऑर्डर को फॉलो करते हुए उसके गार्ड उन लोगों को टॉर्चर कर रहे थे। अगली सुबह अद्विक की आंख ईशा की आह की आवाज सुनकर खुली। उसने जल्दी से आंखें खोली तो देखा कि ईशा बेड से उठकर चलने की कोशिश कर रही हैं, पर पैर के जख्मों की वजह से चल नहीं पा रही थी और जख्मों पर वजन पड़ने से उसकी आह निकल गई, जिससे अद्विक की नींद खुल गई। अद्विक जल्दी से उठकर ईशा के पास आया और उसे पकड़कर बेड पर बिठा दिया और उसके पैरों को देखते हुए बोला, आपको किसने कहा चलने के लिए? अगर कुछ चाहिए था तो मुझे उठा लेती, पर खुद से चलने की कोशिश क्यों की? अब देखिए फिर पैरों से खून रिसने लगा है। अद्विक बस उसके पैरों को देखते हुए उसे डांटे जा रहा था। वहीं ईशा बस अद्विक का चेहरा देख रही थी, जिस पर उसे अपने लिए फिक्र दिखाई दे रही थी। तभी अद्विक ने उसकी तरफ देखा तो ईशा ने जल्दी से अपनी नजरें झुका ली, पर अद्विक उसे ऐसा करते देख चुका था, इसलिए वो धीरे से मुस्कुरा दिया, पर फिर उसे देख बोला, बताइए क्यों उठी आप बेड से? ईशा ने उसकी तरफ देखा पर कुछ बोली नहीं। उसे कुछ टाइम पहले का समय याद आ गया जब वो उठी थी तो खुद को उसने अद्विक की बाहों में पाया। अधिक उसे बाहों में भरे खुद बेड से टेक लगाए ही सो गया था। ईशा एकटक उसके चेहरे को देखने लगी। वो सोते हुए बहुत मासूम लग रहा था। ईशा को भी उसकी बाहों में सुकून मिल रहा था। ईशा के चेहरे पर छोटी सी स्माइल आ गई, पर जल्द ही वो गायब भी हो गई। जब उसे अपने साथ हुई सारी बातें याद आई तो उसकी आंखें नम हो गई। उसको बहुत रोना आ रहा था, पर अद्विक उसे रोते देख न ले, इसलिए उसने खुद को धीरे से उसकी बाहों से आज़ाद करवाया और धीरे धीरे बेड से उठ बाथरूम की तरफ बढ़ गई। पर पैरों की चोट की वजह से उससे चला नहीं जा रहा था, इसलिए दर्द की वजह से उसके मुंह से आह निकल गई, जिससे अद्विक की नींद खुल गई। ईशा ये सब सोच ही रही थी जब अद्विक ने उससे फिर से पूछा, बताइए क्यों उठी आप बेड से? उसकी आवाज से ईशा होश में आई और धीरे से बोली, वो मुझे बाथरूम जाना था। उसकी बात सुनकर अद्विक ने उसे देखा और बोला, तो आप मुझे उठा देती। ईशा बोली, आप गहरी नींद में थे, वैसे भी रात आप मेरी वजह से ठीक से सो नहीं पाए थे, इसलिए मैंने आपको उठाया नहीं।
उसकी बात अद्विक बोला। ऐसा कुछ नहीं है, चलिए अब आइए मैं आपको बाथरूम तक छोड़ देता हूँ। ये बोल उसने धीरे से ईशा को अपनी गोद उठा लिया और बाथरूम की तरफ बढ़ गया। उसने ईशा को धीरे से बाथरूम में उतारा और बोला, मैं बाहर ही, जब बाहर आना हो तो आवाज दे देना, खुद मत आना, अभी आपके पाँवों ठीक नहीं है। ये बोल वो वहां से बाहर चला गया और दरवाजा बंद कर दिया। खुद रूम में सोफे पर बैठ ईशा का इंतजार करने लगा। ईशा को अद्विक के घर 1 हफ्ता हो गया था। अब वो ठीक थी। हाँ, शरीर के जख्म तो भर गए थे पर उसके मन और रूह पर लगे जख्मों को भरने में टाइम लगेगा, जो किसी के प्यार और स्नेह से ही भर सकते हैं, जिसके लिए अद्विक दिन रात मेहनत कर रहा था। वो ईशा को खुश रखने की पूरी कोशिश कर रहा था, जिससे उसका ध्यान पुरानी बातों पर बिल्कुल ना जाए, जिसमें शेरा और शक्ति उसका पूरा साथ दे रहे थे। अब उन दोनों की बात भी ईशा से होने लगी थी। ईशा अब उनसे डरती नहीं थी, बल्कि उनके साथ सहज हो गई थी। वहीं आकाश बौखलाया हुआ था, क्योंकि अद्विक ने अपनी पावर का इस्तेमाल कर उसका और ईशा का डाइवोर्स करवा दिया था। पर आकाश चाह कर भी पता नहीं कर पाया था कि इसके पीछे कौन है। उसने ईशा को ढूंढने की कितनी कोशिश की पर उसे ईशा के बारे में जरा भी पता नहीं चल पा रहा था। वहीं उसके मामा मामी भी गायब थे, जिस वजह से आकाश का गुस्सा और बढ़ रहा था। पर उसे क्या पता, इस सब के पीछे जो इंसान है उस तक पहुंचने की उसकी औकात भी नहीं है। वहीं उसके मामा मामी की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। अद्विक के गार्ड्स उन्हें दिन रात टॉर्चर करते। अब तो वो लोग उनसे उन्हें मारने की भीख मांग रहे थे, पर अद्विक उन्हें मरने भी नहीं दे रहा था। अद्विक अपने ऑफिस में अपने कैबिन में बैठा अपना काम कर रहा था। शेरा और शक्ति वहीं मौजूद थे। वो लोग किसी डील को लेकर बात कर रहे थे। तभी उसके फोन की रिंग बजी। अद्विक ने स्क्रीन पर देखा तो घर का नंबर था। उसने फोन रिसीव किया तो आगे से कुछ कहा गया। अद्विक जल्दी से उठकर बाहर की तरफ भागा। वहीं शेरा और शक्ति भी उसे ऐसे जाते देख जल्दी से बाहर की तरफ भागे, पर तब तक अद्विक गाड़ी में बैठकर निकल गया था। शेरा और शक्ति की गाड़ी में बैठे और उसके पीछे चले गए। अद्विक बहुत तेज ड्राइव कर रहा था। 1 घंटे का रास्ता उसने आधे घंटे में पार कर लिया था। वो जल्दी से गाड़ी से बाहर निकला और ऊपर अपने रूम की तरफ भागा। शेरा और शक्ति भी उसके पीछे ही थे। उन्होंने उसे अपने रूम की तरफ जाते देखा तो वो भी उसके पीछे ही ऊपर चले गए। अद्विक अपने रूम में आया तो देखा ईशा बहुत बुरी तरह तड़प रही थी। उसका पूरा चेहरा और आंखें लाल हो गई थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो अपने कपड़े निकालने की कोशिश कर रही थी और 2 मैड्स उसे पकड़ने की कोशिश कर रही थी, पर ईशा किसी के वश में नहीं आ रही थी। अद्विक जल्दी से उसके पास गया तो अद्विक को देख वो दोनों मैड्स साइड हट गई। अद्विक ने ईशा को अपने सीने से लगाया और उसके बालों को सहलाते हुए बोला, शांत हो जाए ईशु, प्लीज शांत हो जाए, आपकी तबीयत और खराब हो जाएगी। ईशा ने उसकी बात सुनी तो उसकी तरफ देखकर बोली, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज मुझे बचा लीजिए। ईशा की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। उसकी बात सुनकर और उसके आंसू देख अद्विक ने अपनी आंखें बंद कर ली और खुद को शांत करने लगा। उसने गहरी सांस लेकर अपनी आंखें खोली और उसे देखकर बोला, अच्छा ये बताए आपने आज मेडिसिन खाई थी? ईशा कुछ नहीं बोली तो अद्विक ने उस सर्वेंट की तरफ देखा तो उनमें से एक सर्वेंट बोली, सर मैडम ने आज मेडिसिन नहीं खाई, हमने बोला था पर मैडम ने कहा कि अभी उनका मन नहीं है।
ये बोल वो सर्वेंट चुप कर गई क्योंकि अद्विक उसे ही गुस्से में घूर रहा था। उसने उन्हें घर से जाने के लिए कहा। शेरा और शक्ति दरवाजे पर खड़े सब देख रहे थे। अद्विक ने पहले ईशा को दवाई दी और फिर उसे लेकर बाथरूम में चला गया। उसने ईशा को शावर के नीचे खड़ा किया और ठंडे पानी का शावर ऑन कर दिया। ठंडा पानी पड़ने से ईशा को अच्छा लग रहा था। अद्विक ने अभी भी उसे अपनी बाहों में जकड़ रखा था। धीरे धीरे ईशा शांत होने लगी और अद्विक के सीने पर सिर रखकर निढाल हो गई। अद्विक ने उसे अपनी गोद में उठाया और लेकर रूम में आ गया। उसने ईशा को बेड पर लिटाया और 2 लेडी सर्वेंट को बुलाकर उसके कपड़े चेंज करने के लिए कहा और खुद स्टडी रूम की तरफ बढ़ गया। स्टडी रूम में अपने कपड़े चेंज कर वापस अपने रूम में आया। तब तक उन सर्वेंट ने ईशा के कपड़े चेंज कर दिए थे। अद्विक आकर ईशा के पास बैठ गया। उसने ईशा का एक हाथ अपने हाथ में पकड़ा और दूसरे से ईशा के बालों को सहलाने लगा। अद्विक को वो दिन याद आ रहा था जिस दिन वो डॉक्टर से मिलने के लिए गया था। 1 हफ्ते पहले शक्ति के बताने के बाद कि डॉक्टर को अद्विक से कुछ बात करनी है। अद्विक अगले दिन हॉस्पिटल जाता है। अद्विक डॉक्टर के कैबिन में गया। यहाँ डॉक्टर पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। अद्विक जाकर उसके सामने वाली चेयर पर बैठ जाता है। शेरा और शक्ति जो उसके साथ ही थे वो दोनों उसके पीछे खड़े हो जाते हैं। अद्विक को देख डॉक्टर की हालत खराब हो रही थी पर उसने जैसे तैसे खुद को संभाला और अद्विक को देख बोला, देखिए मिस्टर कपूर, मैंने उस दिन आपको बताया था कि हमें मैम की बॉडी में एक तरह का ड्रग मिला है, पर हम श्योर नहीं थे, इसलिए हमने उनके कुछ टेस्ट किए थे और उनकी रिपोर्ट आ गई है। अद्विक बहुत ध्यान से डॉक्टर की बात सुन रहा था। तभी डॉक्टर आगे बोला, रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, मतलब उनकी बॉडी में वो ड्रग मौजूद है जिससे इंसान की सेक्सुअल उत्तेजना बढ़ जाती है और यह ड्रग उन्हें पिछले 5 या 6 महीने से दिया जा रहा था। डॉक्टर की बात सुनकर अद्विक अपनी आंखें बंद कर लेता है और उसकी मुट्ठियां भींच जाती है। बंद आंखों के सामने ईशा का मासूम चेहरा आ रहा था। अद्विक एकदम से अपनी आंखें खोलता है तो एक पल को डॉक्टर डर जाता है, क्योंकि अद्विक की आंखें इस समय बहुत भयानक लग रही थी जो उसको और भी खतरनाक बना रही थी। अद्विक खुद को शांत रखने की कोशिश करते हुए डॉक्टर की तरफ देख बोला, इसका कोई इलाज? डॉक्टर बोला, इसका कोई इलाज नहीं है मिस्टर कपूर, उन्हें खुद पर काबू पाना होगा, पर हाँ यह उनके लिए बहुत मुश्किल होगा, पर मैं कुछ मेडिसिन देता हूँ जिससे उन्हें थोड़ी मदद मिलेगी और वो शांत रहेगी। अद्विक ने हाँ में गर्दन हिलाई तो डॉक्टर फिर बोला, पर हाँ जब उनके अंदर इस चीज़ की तड़प बढ़ेगी या वो यह मेडिसिन नहीं लेगी तो उन्हें संभालना मुश्किल होगा और एक ही चीज़ तब उन्हें शांत कर पाएगी, और ऐसी सिचुएशन में वो किसी के साथ भी। आप समझ रहे हैं ना? अद्विक ने कुछ नहीं कहा, बस उठकर वहां से बाहर चला गया। उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था खुद को शांत करना। उसका बस चलता तो वो अभी उस इंसान को जिंदा जला देता जिसने उसकी ईशा के साथ यह सब किया। शेरा ने डॉक्टर से मेडिसिन ली और अद्विक के पीछे बाहर आ गया। शक्ति पहले ही अद्विक के पीछे आ गया था। उसे पता था अभी वो बहुत परेशान है। तीनों गाड़ी में बैठे तो अद्विक ने अपनी आंखें बंद कर अपना सिर सीट पर टिका दिया और शक्ति को बोला, हेल्प चलो। शक्ति ने हाँ में गर्दन हिलाए और गाड़ी आगे बढ़ा दी। उसे और शेरा को भी ईशा के लिए बुरा लग रहा था। इतनी छोटी उम्र में उस लड़की ने कितना कुछ सहा था। उन्हें अद्विक की भी फिक्र थी, क्योंकि उन दोनों ने देखा था पिछले 4 महीने से अद्विक पागलों की तरह ईशा को ढूंढ रहा था, पर वो उसे मिली भी तो किस सिचुएशन में।
लगभग 1 घंटे बाद उनकी गाड़ी एक बंद पड़ी फैक्ट्री के सामने आकर रुकी। अद्विक गाड़ी से उतरा और अंदर की तरफ बढ़ गया। शेरा और शक्ति भी उसके साथ ही थे। अंदर बहुत सारे गार्ड्स ब्लैक यूनिफॉर्म पहने खड़े थे। अद्विक को देख उन लोगों ने अपना सिर झुका लिया। अद्विक एक रूम में गया और वहां रखी चेयर पर बैठ गया। सामने 2 लोग बहुत बुरी हालत में पड़े थे। चेहरे और शरीर पर जख्मों के निशान थे। ऐसा था जैसे उन्हें बहुत टॉर्चर किया गया हो। दोनों ही बेहोश थे। अद्विक ने एक गार्ड को इशारा किया तो उस गार्ड ने ठंडे पानी की बाल्टी उन लोगों के ऊपर डाल दी, जिससे हड़बड़ा कर वो लोग उठ गए, पर तभी ठंडा पानी जख्मों पर लगने की वजह से उनकी चीख निकल गई। तभी उनकी नज़र सामने कुर्सी पर बैठे अद्विक पर गई, जो अपनी लाल आंखों में गुस्सा भरे उन्हें ही घूर रहा था। उसे देख वो लोग डर गए और खुद में सिमटने लगे। तभी उनके कानों में अद्विक की आवाज़ पड़ी, जिससे वो लोग कांप गए। आवाज़ भले ही शांत थी, पर उसका ठंडापन उन दोनों को डरने पर मजबूर कर रहा था। अद्विक बोला, मैं एक ही बार सवाल करूंगा, इसलिए मुझे उसका जवाब सही सही चाहिए, वरना मुझे भी नहीं पता कि मैं तुम लोगों के साथ क्या करूंगा। अद्विक कुछ देर रुका और फिर बोला, ... ईशा को ड्रग्स किसने दिया? ड्रग वाली बात सुनकर सामने बैठे दोनों लोग, जो कि ईशा के मामा मामी थे, वो और डर गए। घबराहट उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। तभी प्रमोद धीरे से बोला, हमें नहीं पता। उसकी आवाज़ लड़खड़ा रही थी। उसकी बात सुनकर अद्विक ने गहरी सांस ली और शेरा की तरफ देखा। शेरा एकदम आगे आया और प्रमोद को मारने लगा। शेरा लगातार उसे मार रहा था। उसकी हालत खराब हो गई थी, पर शेरा रुक ही नहीं रहा था। तभी वीना, प्रमोद की पत्नी, जो अपने पति की ऐसी हालत देख डर गई थी और रो रही थी, वो बोली, ... मैंने दिया था उसे ड्रग्स। उसकी बात सुनकर अद्विक ने शेरा को रुकने का इशारा किया तो वो रुक गया। अद्विक ने वीना की तरफ देखा तो वो फिर बोली, मैंने ईशा को ड्रग्स दिया था। ईशा शुरू से ही बहुत खूबसूरत थी, इसलिए हम उसे हमेशा घर में ही रखते। फिर मैंने सोचा क्यों न उसकी खूबसूरती का कुछ फ़ायदा उठाकर पैसे कमाए जाए, इसलिए मैंने ईशा को वो ड्रग दिया, जिससे अगर वो एक बार किसी के साथ सो गई तो उसे इसकी आदत हो जाएगी और हम उसे अलग अलग क्लाइंट के पास भेजकर अपना बिजनेस बढ़ाएंगे। पर एक दिन उस आकाश की नज़र ईशा पर पड़ी तो उसने हमारे साथ डील कर ली और हमने ईशा की शादी उससे करवा दी। ये बोल वीना चुप हो गई। वहीं अद्विक गुस्से से पागल हो रहा था। कोई इतना घटिया कैसे हो सकता है कि वो एक मासूम लड़की के साथ ऐसा कर जाए? अद्विक ने गार्ड की तरफ देखा और बोला, इनकी सजा डबल कर दो। सुबह शाम इन्हें इतना टॉर्चर करो कि यह मौत की भीख मांगे, पर इन्हें मरने मत देना। ये बोल अद्विक उठकर वहां से बाहर चला गया। वहीं वीना उसकी बात सुनकर उससे खुद को छोड़ने की भीख मांगती रही, पर अद्विक ने उसकी एक न सुनी। अद्विक ये सब याद कर रहा था जब शेरा ने उसके कंधे पर हाथ रखा। अद्विक जल्दी से उसकी तरफ घूम उसके गले लग गया। शेरा उसकी हालत देख समझ रहा था। अद्विक की सिसकियां शेरा के कानों में पड़ रही थी। शेरा ने उसे खुद से अलग किया तो अद्विक की आंखों से आंसू बह रहे थे। आसान नहीं होता अपनी मोहब्बत को अपने सामने ऐसे देखना। अद्विक से ईशा की हालत देखी नहीं जा रही थी। वो मासूम सी लड़की कितना कुछ सहा उसने कि आज वो हंसना तो दूर मुस्कुराना भी भूल गई थी। शेरा ने अद्विक के आंसू साफ किए और बोला, आपको खुद को संभालना होगा भाव। अगर आप ही इस तरह से टूट जाएंगे तो इन्हें कौन संभालेगा।
इसलिए खुद को संभालिए ताकि अपनी मोहब्बत को इंसाफ दिला पाए। आप जिन्होंने उसके साथ ऐसा किया है उन्हें उनके किए की सजा दे सकें। अद्विक ने अपने आंसू साफ किए और ईशा की तरफ देख बोला, उन्हें तो इतनी बुरी मौत दूंगा कि देखने वाले की रूह कांप जाएगी, पर उससे पहले मुझे मेरी ईशू को ठीक करना है। उन्हें फिर से हंसना मुस्कुराना सिखाना है और इन्हें इतना मजबूत बनाना है कि यह खुद अपने हाथों से अपने गुनहगारों को सजा दे सकें। शेरा ने भी हाँ में गर्दन हिलाई और बोला, हम आपके साथ है भाव, हम मिलकर इन्हें इस काबिल बनाएंगे कि यह अपने दुश्मनों को उनके किए की सजा दे सके। उसके बाद शेरा वहां से चला गया और अद्विक वहीं फिर ईशा का हाथ पकड़कर बैठ गया। ईशा को देखते देखते कब उसकी आंख लगी पता नहीं। आगे के एपिसोड सुनने के लिए बने रहे मेरे साथ। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें।